अभी कुछ महीनों पहले मैंने कनिका कपूर का एक इंटरव्यू देखा You haven't released any music with Bollywood for quite a long time. Why is that? But if you really want to know, I should tell you the truth. जिसमें वो बता रही थी कि वो बॉलीवुड के म्यूजिक सीन से इतने लंबे समय तक गायब क्यों रही। One company that came to me and said, "Oh, you must sign with us and we must own Kanika Kapoor." और जो उन्होंने बताया वो बहुत ही शॉकिंग था। A contract, and being told that I must sign this contract on their terms. Otherwise, they will make sure that my career is over and they would make sure that no one is going to work with me. अब मैं भी ये सोच रही थी कि इतने सारे सुपरहिट फिल्म्स में गाने गाने के बाद why suddenly she vanished? I did not sign that contract. The next thing I know was my voice was replaced. लेकिन ये दर्द सिर्फ कनिका कपूर के अकेले का नहीं है। लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा। बहुत ज्यादा माफियागिरी तो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में है। डर्टी गैंग पीस देते हैं like an ant, they literally पीस देते हैं and they are dangerous than Daud, they are dangerous than gangsters. मूवीज के गाने के लिए भी और कोशिश भी नहीं करती हूँ। मानो या ना मानो, our music is run by the mafia. Our labels are running this mafia game. और nobody gets the due and that's the reason also why I do not like the atmosphere and the ecosystem of the music industry. तो ये सारा खेल है रॉयल्टी का। रॉयल्टी यानी कि जब भी कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट कोई क्रिएटिव काम करता है, सपोज कोई गाना लिखता है, गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करता है या फिर वो गाना गाता है, तो पहली बार तो उसे पेमेंट मिलता है उसके काम को करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब आगे फ्यूचर में ये गाना कभी किसी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्ले होते हैं और उससे जो इनकम जनरेट होती है या फिर कोई लाइव स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इस गाने को चलाकर जो इनकम जनरेट होती है, तो इसका एक सर्टेन परसेंटेज उन क्रिएटिव आर्टिस्ट को भी जाना चाहिए। इसे रॉयल्टी कहते हैं। तो रॉयल्टी सब चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब ईयर 2020 में एक छोटी सी चिंगारी छेड़ी गई थी जिसके बाद पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के आर्टिस्ट लोगों को ये उम्मीद लगने लगी थी कि शायद अब कुछ चेंज हो। इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लेकिन फिर 2023 के आते आते ये भी एक धोखा लगने लगा। और अब तो कनिका कपूर भी थक कर अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक यूट्यूब पर लेकर आ गई हैं। तो एक तरफ तो जहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हाउसेस और सिंगर्स एंड कंपोजर्स यूट्यूब की ताकत से अपना इंडिपेंडेंट लेबल लॉन्च कर रहे हैं, Was independent music. कि we launch our own music label. तो वहीं पर बाय द ईयर 2021 बहुत सारे बड़े म्यूजिक लेबल्स, जिनमें वो पापा का लेबल भी शामिल है, उन्होंने फाइनली ना नुकर करने के बाद IPRS को ज्वाइन कर ही लिया। This collaboration between T-Series and IPRS, how did that happen? IPRS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। इसका काम है कंपोजर्स, लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स को रॉयल्टी दिलवाना। अब जहां पर पापा का लेबल तो अब IPRS का मेंबर बन चुका है, मतलब ना करते हुए फाइनली मजबूरी में बनना पड़ा। लेकिन वहीं पर जब दुल्हनिया ले जाने वाले लेबल को IPRS ने कहा अपने साथ आने के लिए, तो उन्होंने उसे साफ साफ कह दिया, प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आज भी वो सारी चीजें हो रही हैं जो 2020 और 2020 से पहले हो रही थी। बस फर्क इतना है कि आज उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ये कोई हॉट टॉपिक नहीं है और इस पे वीडियोस नहीं बन रहे क्योंकि अब ये वायरल कंटेंट नहीं रहा। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है। इनफैक्ट शायद पहले से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अब इन म्यूजिक लेबल्स ने रॉयल्टी न देने का एक नया तोड़ निकाल लिया है, नो रॉयल्टी क्लेम पर साइन करवाना। अब ये पहले से म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स को नो रॉयल्टी क्लेम क्लॉज पर साइन करवा लेते हैं, और अगर किसी ने साइन करने से मना कर दिया, देन वी हैव सीन इट, राइट। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ, क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लॉय से, एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है, T-Series। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट इलीगल, इट्स वर्ड्स, इट्स लीगलाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन। और आप कहेंगे व्हाट अबाउट लॉ? वेल, उसके बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिसका फायदा ये बड़े म्यूजिक लेबल्स और उनके काबिल वकील लगा लेते हैं। सो टेक्निकली दे आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, दे आर जस्ट ब्रेकिंग ट्रस्ट। पर ओपनली इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ही पावरफुल लोग हैं और हर कोई इंडस्ट्री में इनसे डरता है। तो मैं क्या चीज़ हूँ? तो इससे पहले अगर ये वीडियो डिलीट कर दी जाए, हटा दी जाए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, एंड मे बी, जस्ट मे बी, ये टॉपिक वायरल हो जाए और उस पर और भी लोग अपने वीडियोस बनाकर लाए और हम इस म्यूजिक माफिया के टॉपिक को तब तक एड्रेस करते हैं जब तक ये वाकई में, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि वाकई में, ये म्यूजिक माफिया सुधर जाए।
तो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, हमेशा की तरह से फैक्ट्स और फैक्ट्स पर ही बात करेंगे और फाइनली इसका सोल्यूशन भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर रॉयल्टी के लिए सोसाइटी बन गई, म्यूजिक लेबल्स उसके मेंबर भी बन गए, लेकिन फिर भी अभी भी रॉयल्टी क्यों नहीं मिल पा रही है और वो कौन से सिस्टम के लूप होल्स है जिसकी वजह से ये म्यूजिक लेबल्स हर बार बच जाते हैं। तो शुरू से शुरुआत करेंगे। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। हुआ ये है कि ये खेल में अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि ये सारे प्रोड्यूसर कुछ एक दो म्यूजिक कंपनी जिनके लिए काम कर रहे हैं, ये उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। ये 2020 में जब सोनू निगम ने पहली बार म्यूजिक माफिया के बारे में जिक्र किया तो लोगों को लगा कि शायद इस टॉपिक पर पहली बार कोई बात कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ईयर 2012 में जावेद अख्तर ने राज्यसभा में कॉपीराइट और राइट टू रॉयल्टी का मुद्दा उठाया था। वो पिनैयर नाला सुपारा नाम की एक छोटी सी बस्ती है मुंबई से बाहर, वहाँ एक फैन के घर में छोटे से कमरे में रहा अपनी आखिरी उम्र में और होम्योपैथी के इलाज से अपनी जिंदगी गुजारी, जबकि उसके सैकड़ों गाने बजते रहे और उसकी रॉयल्टी म्यूजिक कंपनी से दी रही। कि म्यूजिक कंपनी उनको बोलती हैं कि तुम हमको ऐसा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ला के दो तो हम तुम्हारी म्यूजिक रिलीज करेंगे। और इसी के बाद 2012 में जो कॉपीराइट एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो ऑन पेपर तो बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत कुछ खास नहीं बदला था। और उसके बाद 2020 में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जैसे कि हम सब जानते हैं। उसके बाद लोगों का ऑलरेडी सेंटिमेंट्स बॉलीवुड को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो गया, लोग काफ़ी गुस्से में थे। और इसके बाद नेपोटिज्म के साथ साथ लोग म्यूजिक माफिया के बारे में भी बात करने लगे और बहुत सारे सिंगर्स सामने आकर इस बारे में खुलकर बोलने लगे। आप नेपोटिज्म में भी का छोड़ दीजिए, ग्रुपिज्म इतना हो गया है कि जो लोग अपना स्ट्रगल करके विदाउट नेपोटिज्म जो लोग आए हैं, अब वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गए, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आपके स्टार्स लोग हैं, स्टार्स, वो लोग एक गैंग में आ गए। The industry is run by those 4-5 labels that are, they basically decide as to who needs to work and who needs to be, you have to just be signed with them. You have to just being the yes man and, doing the right thing. अब यहाँ पर मैं किसी एक म्यूजिक लेबल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप सब जानते हैं कि मैं किस म्यूजिक लेबल की बात कर रही हूँ। वो जो पापा का म्यूजिक लेबल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही बदनाम है आर्टिस्ट की रॉयल्टी को खा जाने के मामले में, लेकिन मोरलेस यहाँ पर सभी बड़े म्यूजिक लेबल्स इस चीज़ में शामिल हैं। तो ये सारा खेल रॉयल्टी और कॉपीराइट इशू का है। और मज़े की बात यह है कि 1969 में ये IPRS, जो मैंने बताया कि इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी बनी थी, जिसका जैसे मैंने पहले बताया कि मेन काम होता था कि राइटर्स और म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स को उनकी रॉयल्टी दिलवाना। लेकिन बहुत सारे जो बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो IPRS के मेंबर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इससे हमें तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और चूंकि ये म्यूजिक लेबल्स इतने बड़े और पावरफुल हैं कि इनके खिलाफ IPRS या फिर ये आर्टिस्ट बहुत कुछ कर भी नहीं पाए। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं यार। लेकिन जहां तक मामला रॉयल्टी दिलवाने का था तो वो नहीं हो पाया। तो 1957 में कॉपीराइट एक्ट बना, 1969 में IPRS जैसी सोसाइटी बनी, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ सही चल रहा होता, फ्लिसी और गरीबी को भुना भुना कर उसी एपिसोड में करोड़ों कमा लिए। संतोष आनंद, जिन्होंने 1970s और 80s के बीच 109 गाने लिखे 26 फिल्मों में, ये गलियां ये जिसमें ज्यादातर फिल्में आनंद बख्शी के म्यूजिक वाली थी और बहुत ही सुपरहिट थी। जिंदगी जरा सोचिए कि अगर संतोष आनंद जैसे वेटरन्स को उनके काम की रॉयल्टी मिलती रहती तो क्या आज वो इस हालत में होते। इसी बात से समझ में आता है कि रॉयल्टी इतना जरूरी क्यों है। और वो कहानी हम सुनते हैं ना कि कभी कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ करता था, आज वो इतना गरीब हो गया है, फुटपाथ पर आ गया है। अगर रॉयल्टी सबको मिलती रहे ना तो कोई भी ऐसी स्थिति का शिकार ना हो। और हमारे देश के लिए जब ऐसा कोई कहानी हमारे सामने आती है ना, तो ये पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। और चलिए, ये तो पुराने ज़माने के लोग हैं जो उस वक्त बहुत ज़्यादा पेपर वर्क पर ज़्यादा काम नहीं किया जाता था, मुंह ज़बानी बात पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने के कंपोजर्स जो ऑस्कर तक जीते हैं, ऐसे लोग भी जब अपना काम बचाने के लिए रॉयल्टी की मांग करते हैं तो उनको भी बॉलीवुड में गैंग अप होकर बॉयकॉट कर दिया जाता है। But I think there is a gang which I think due to misunderstanding are spreading some false rumors. कुछ ऐसा ही कहना था A.R. रहमान का जब उन्होंने ओम शांति ओम से एग्जिट ले लिया था रॉयल्टी के इशू पर। A.R. रहमान ने खुद कहा था, एंड आई कोट,
I just want to push for the financial rights of composers and lyricists, even producers. It's not as though I'm asking I want to be the sole proprietor of the songs I compose, but I want a share. There's nothing wrong with it. I can't run to music composers like T-Series and Saregama every time I need to use my own song. यानी खुद का गाना भी यूज करने के लिए इन्हें म्यूजिक लेबल से परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो इस टॉपिक पर और गहराई से डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज म्यूजिक माफिया एंड व्हाई द बिग लेबल्स आर ऑफन एड्रेस्ड बाय दिस नेम। The music mafia of Bollywood is often referred to the powerful network that consists of the music labels, producers and influential star actors, जो ये डिसाइड करते हैं कि उनके फिल्मों के लिए कौन गाना लिखेगा, कौन उसे कंपोज करेगा और कौन सिंगर उसे गाएगा। और कई बार अगर उन्हें कोई कंपोजर की कोई बात बुरी लग जाती है, उसे कोई कंपोजर पसंद नहीं आता है या उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर काम करने से मना कर दे या रॉयल्टी मांग ले, तो उन्हें ऑन बोर्ड लेने के बाद भी ये निकाल देते हैं। आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, और इसमें सिर्फ प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक लेबल्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टार्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी सिंगर की कोई बात उन्हें बुरी लग जाती है तो उससे गाया हुआ गाना भी फिल्म से निकाल कर किसी और से वो गाना गवा देते हैं। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और सिंगर को इस बारे में बताया भी नहीं जाता। साथ ही साथ इन म्यूजिक लेबल्स पर अक्सर ये इल्जाम लगते रहे कि ये सिंगर्स और कंपोजर्स से एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप हमारे सिवा कहीं भी और काम नहीं कर सकते। अब जहां तक म्यूजिक इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ पर नेपोटिज्म फिल्मों के कंपैरिजन में कम है, लेकिन यहाँ पर है फेवरेटिज्म और भर भर के फेवरेटिज्म है। जैसे कि टी सीरीज पर इल्जाम लगे थे ध्वनि भानुशाली को प्रमोट करने के, और लोगों का ये मानना था कि ऑटो ट्यून के जरिए उनके आवाज को बदला जाता है जबकि वो बहुत अच्छी सिंगर नहीं है। बदले में मैं तेरे ओके चुप हो जाती हूँ। और क्योंकि ध्वनि भानुशाली के फादर प्रेसिडेंट हुआ करते थे ग्लोबल मार्केटिंग एंड मीडिया पब्लिशिंग फॉर टी सीरीज, जहां पर उन्होंने 2021 तक 27 साल तक काम किया टी सीरीज के लिए, इसीलिए लोगों का अक्सर कहना था कि ध्वनि भानुशाली को इतना ज्यादा टी सीरीज ने प्रमोट किया इस दौरान, और उनके इनफैक्ट गानों में उन्हीं से पिक्चराइजेशन भी कराई जाती थी। तो यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं लेकिन हाँ फेवरेटिज्म है। प्लीज नोटिस नन ऑफ देम यूज्ड ऑटो ट्यून। क्या बात कर रहे हैं? What are your thoughts on auto tune? Everybody is using it, तो मैं क्यों नहीं यूज करूँ भाई? We wouldn't exist ना otherwise. स्पेशली ये जो पापा का जो लेबल है उस पर अक्सर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो न्यू कमर्स को बहुत चांस देता है। तो ये बड़े म्यूजिक लेबल्स आउटसाइडर्स को काम तो देते हैं लेकिन इनके काम देने के पीछे का जो इंटेंशन है वो कुछ और होता है। दरअसल ये बड़े म्यूजिक लेबल्स जब आउटसाइडर्स को काम देते हैं तो उन्हें ऐसा दिखाते हैं कि भैया तुम जो है अभी नए हो तो तुम्हें कम पैसों में ये काम दे रहे हैं, ब्रेक मिल रहा है, बड़ी बात है। यही सोचकर जो है आर्टिस्ट भी काम कर लेता है, काम ले लेता है। फिर आगे जाकर अगर उनका गाना हिट हो जाता है तो उन्हें और भी गाने दिए जाते हैं, लेकिन पैसे अभी भी उन्हें वही ऑफर किए जाते हैं जो उन्हें अपने पहले गाने में दिए जाते थे, या फिर बहुत मामूली उसमें कोई इंक्रीज किया जाता है। और ऐसे ही हिट पे हिट गाने होते गए तो ये म्यूजिक लेबल्स तो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो है ना वो अभी भी बहुत कम पैसों में उनके लिए काम करता जाता है। फॉर प्लेबैक आई डोंट चार्ज एनी मनी। so there are people who obviously they pay me एक उन लोगों को जैसा सही लगता है। और इस बीच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनसे साइन करवाए जाते हैं कि इनके अलावा किसी और के साथ काम भी नहीं कर सकते। तो टेक्निकली अब अगर इन्हें कहीं और ज्यादा पैसे भी ऑफर किए जाए तो वो वहां पर काम नहीं कर सकते, अदरवाइज दे विल सू देम। तो कुछ इस तरीके का आउटसाइडर्स को ब्रेक देकर एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर कोई इस बीच कहता है कि मुझे पैसे ज्यादा दो या फिर मेरी अब जो है फीस बढ़ा दो, तो सीधा उसे कहा जाता है कि यार काम दे रहे हैं, बड़ी बात है, क्या चाहते हो, काम भी छीन ले, आगे गाना गाना चाहते हो कि नहीं, या कर दे बॉयकॉट। कुछ इस तरीके का टोन यूज किया जाता है। एंड रॉयल्टी वो क्या होती है? पैसे भी नहीं देते कि आपको हम गाना गवा रहे हैं, आपका नाम होगा तो पैसे नहीं देंगे। हाँ. कुछ भी लाइक ऑल ऑफ दिस हैपेंस, लाइक व्हाट ऑल हैपेंस हमेशा से। बॉलीवुड में गाने पैसे नहीं मिलते। हर कोई नहीं देता, ऐसा नहीं है, कहीं मिलते हैं। जब आप उस स्टैचर के हो जाते हो तब उनको देना पड़ता है। अब हमारे यहाँ पर एक टिपिकल बॉलीवुड सिंगर को एक गाने के लिए 10 से 25 लाख रुपए मिलते हैं। यानी जो टॉप मोस्ट सिंगर है ना हमारे देश का, उसे बॉलीवुड में एक गाना गाने के लिए 25 लाख तक मिलते हैं। और जो जूनियर हैं, जो नए सिंगर हैं, कई बार उन्हें तो इतना भी नहीं मिलता, 1-2 लाख रुपए पर सॉन्ग के मिलते हैं, या कई बार उससे भी कम मिलता है। और ये लेबल्स इन गानों से कितना कमाते हैं? करोड़ों।
प्लस इसके अलावा भी म्यूजिक लेबल्स जब ये इनके गाने किसी क्लब में या किसी डिस्को ट्रैक में बजते हैं तो वहाँ से भी रॉयल्टी वसूल करते हैं इनके गानों के लिए। तो जहाँ पर ये रॉयल्टी देते नहीं हैं लेकिन लेते ये हर जगह से हैं। तो सब कुछ सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिल्म किसी और की है, म्यूजिक कोई और कंपोज कर रहा है, गाना कोई और गा रहा है, तो ये म्यूजिक लेबल्स बीच में कहाँ से आ जा रहे हैं। और अब तो वो ज़माना भी नहीं रहा कि जब म्यूजिक कैसेट्स में बिकते हो, अब तो सब डिजिटल है। तो फिर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स का अब क्या रोल है और क्यों उन्हें अभी भी म्यूजिक माफिया कहा जा रहा है? Here's the answer. नंबर 1, कंट्रोल ओवर फिल्म म्यूजिक राइट्स। सपोज एक फिल्म बन रही है तो उसका जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर किसी म्यूजिक कंपोजर के पास जाएगा, उसे अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक देने के लिए कहेगा। सिमिलरली एक लिरिसिस्ट उस गाने को बोल देगा और फिर जिस सिंगर की वॉइस पर वो गाना सूट होता है वो गाना उसे गाने के लिए कहा जाएगा और इस तरह से एक गाना बनकर तैयार हो जाएगा और सबको अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है इन म्यूजिक लेबल्स की। तो बेसिकली कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है बिजनेस के लिए, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना कि म्यूजिक को फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इन म्यूजिक लेबल्स को बेच देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि म्यूजिक लेबल्स जो हैं फिल्म के म्यूजिक को इन प्रोड्यूसर्स से खरीद लेते हैं। अब फिल्म के प्रोड्यूसर को फिल्म मेकिंग का जो कॉस्ट होता है उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट रिकवर हो जाता है ऑलरेडी फिल्म रिलीज होने से पहले। तो एकदम से गाना जिसकी धुन किसी और ने बनाई, लिरिक्स किसी और ने लिखे और गाया किसी और ने, वो एकाएक किसी और का गाना बन जाता है और उसके राइट्स किसी और के पास चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन पावर। जो म्यूजिक लेबल्स होते हैं ना, इनके यूट्यूब पर ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो अपने प्लेटफॉर्म पर तो ये गाने चलाते ही हैं, साथ ही साथ इनके टाइप्स होते हैं अलग अलग म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे कि जियो सावन, गाना, अमेजॉन म्यूजिक, स्पॉटिफाई, और इसमें रेडियो और एफएम स्टेशंस भी आते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी इन गानों के राइट्स इन म्यूजिक प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं और फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म्स में इन गानों को बजाते हैं। और इससे होता यह है कि इन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के पास न केवल बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है बाय सेलिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द म्यूजिक, बट इट आल्सो गारंटीज मिलियंस ऑफ व्यूज टू द प्रोड्यूसर। क्योंकि इन म्यूजिक लेबल्स के पास अपने तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते ही हैं, साथ ही साथ ये जब ये गानों को अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेचते हैं तो वहां से भी बहुत सारे लोग इन गानों को थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स सुनते हैं, जिस वजह से एक साथ इनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज की गारंटी मिल जाती है। तो म्यूजिक लेबल्स के थ्रू गाने के हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास होते हैं सब्सक्राइबर बेस और बहुत सारा विजिबिलिटी, जिसकी वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी ये एक फेवरेट ऑप्शन होता है अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी गेन। पॉइंट 3, प्रमोशनल पावर। प्रोड्यूसर्स का म्यूजिक लेबल को अपने गाना बेचने के पीछे का एक और रीज़न ये भी होता है कि इनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है इस गाने को प्रमोट करने के लिए। न केवल अपने प्लेटफॉर्म पर बल्कि ये यूट्यूब पर एड्स चलाकर भी इन गानों को प्रमोट करते हैं। अपना ऑलरेडी इनका कोई अगर गाना ट्रेंडिंग पर है और हिट है तो उस गाने के बीच में भी इस गाने को एज एन एड चलाकर वो इसे प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से इनके पास प्रमोशनल पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भले ही कैसेट्स अब ऑब्सोलीट बन गया है और प्लेटफॉर्म्स डिजिटल बन गए हैं, लेकिन म्यूजिक लेबल्स का डोमिनेंस अभी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जारी है। एंड व्हाट इज एन इलीगल क्लॉज, जो ये म्यूजिक लेबल्स यूज करके इन कंपोजर्स और सिंगर्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब इलीगल क्लॉज कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स से साइन करवाए जाते हैं, जैसे कि इन म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स से ये कहा जाता है कि अगर उन्हें अपने ही गानों को किसी लाइव कॉन्सर्ट में या कोई स्टेज शो में परफॉर्म करना पड़े जहाँ से उन्हें पैसे मिल रहे हों, तो इसके लिए उन्हें इन म्यूजिक लेबल से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अपने ही गाने को गाने के लिए उन्हें इन म्यूजिक लेबल से लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी इन्हें पैसे देकर। तो रॉयल्टी तो भूल जाइए, बल्कि इन म्यूजिक लेबल्स को उल्टा पैसे देने पड़ते हैं अपने ही गाने गाने के लिए। और ये तो हम सब जानते हैं कि इन ज़्यादातर म्यूज़िक कंपोजर्स और सिंगर्स का जो मेन रेवेन्यू जो इनका बनता है वो म्यूज़िक देकर या गाने गाकर नहीं होता है। हमारे यहाँ पर गानों से ज़्यादा सिंगर्स और कंपोजर्स स्टेज शो करके या कॉन्सर्ट्स करके कमाते हैं, वो इनका मेन इनकम का ज़रिया होता है। और अब तो इन क्लॉजेस के थ्रू उस पर भी डाका डल चुका है, तो रॉयल्टी तो मिलती नहीं है, ऊपर से ये कुछ इलीगल क्लॉजेस होते हैं जिसकी वजह से इनका और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है।
और पैसे तो छोड़िए, हमारे यहाँ पर तो राइटर्स, कंपोजर्स और सिंगर्स के नाम तक नहीं मेंशन होते हैं किसी भी गाने के नीचे। जहाँ हीरो हीरोइन का और प्रोडक्शन हाउस का तो नाम बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, वहीं पर लिरिसिस्ट को या फिर जो सॉन्ग कंपोजर्स हैं और सिंगर्स को भी कई बार इसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है। और इस चीज़ से थक हार कर लिरिसिस्ट लोगों ने मिलकर एक गाना भी कंपोज किया था, द क्रेडिट सॉन्ग, जो एक्चुअली में काफ़ी क्यूट है। This song was specially made for music streaming apps, platforms and the official YouTube channels of various music labels. अच्छे वाले डूड बनो जी, हम क्रेडिट दे दो यार। तो 2012 में कॉपीराइट एक्ट पर अमेंडमेंट किया गया, जिसके लिए बहुत सारे लिरिसिस्ट और आर्टिस्ट इकट्ठा होकर सामने आए और उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसकी वजह से 2017 में जो IPRS काफ़ी इनएक्टिव चल रहा था, उसे एक बार दोबारा से री रजिस्टर किया गया 2017 में। म्यूजिक लेबल से रिक्वेस्ट करी गई कि वो भी IPRS का हिस्सा बने और जितने भी आर्टिस्ट को उनकी रॉयल्टीज़ मिलनी चाहिए उन्हें उनकी रॉयल्टीज़ दे। बहुत सारे मीडिया लेबल्स जैसे कि आदित्य म्यूजिक, सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट लिमिटेड, सारेगामा, यूनिवर्सल म्यूजिक पब्लिशिंग, टाइम्स म्यूजिक, ये सब ऑलरेडी IPRS के मेंबर हुआ करते थे। वहीं पर बाय 2021 बहुत सारे म्यूजिक लेबल्स इनके मेंबर्स जो अब तक नहीं बनना चाहते थे वो भी बन गए, जैसे कि टी सीरीज। लेकिन वहीं पर YRF यानी यशराज म्यूजिक जैसे म्यूजिक लेबल्स ने IPRS का मेंबर बनने से टोटली मना कर दिया और अपने बकाया रॉयल्टी भी देने से मना कर दी। इसके बाद IPRS ने YRF के खिलाफ क्रिमिनल केस कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर उस पर इल्जाम लगाया गया कि YRF ओज मोर देन 100 करोड़ एज रॉयल्टी टू वेरियस मेंबर्स ऑफ IPRS। इस दौरान कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी YRF पर पैसे न देने के इल्जाम लगाए। तो आज के दौर में IPRS जैसी एक गवर्निंग बॉडी है जहां पर आर्टिस्ट खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका मेंबर बन सकते हैं और अपने काम को रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर उसके बाद IPRS उन्हें उनके काम के लिए रॉयल्टी प्रोवाइड करवाएगी और अगर नहीं मिला तो उनके लिए कोर्ट तक जाएगी। तो फिर अभी भी ये म्यूजिक माफिया वाला टर्म रेलिवेंट क्यों है? अब तक तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सैडली द आंसर इज नो। हेयर्स व्हाई। अब इस नो का आंसर देने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ हॉलीवुड इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू रॉयल्टी देन बॉलीवुड। अब ये तो हर कोई जानता है कि हॉलीवुड रॉयल्टी को लेकर कितना सीरियस है और कितने स्ट्रिक्ट रूल्स है वहाँ पर, और इसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वहाँ पर फॉलो किया जाता है। 2015 में अली फजल ने एक मूवी की थी हॉलीवुड में जिसका नाम था फ्यूरियस 7, जिसमें उनका एक बहुत ही छोटा सा कैमियो रोल था। अब अली फजल ना तो हॉलीवुड में एक बहुत बड़े हीरो हैं और ना ही एक्टिवली वहां पर बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस फिल्म के लिए रॉयल्टी आज तक मिलती है। एक्चुअली फ्यूरियस 7 पे मैंने काफी कमाया होगा ओनली बिकॉज उसकी रॉयल्टी मुझे आज तक आती है। आज तक जब भी वो कहीं भी दुनिया में प्ले होती है टीवी पे तो उसका एक छोटा सा चेक आ जाता है। और एक हमारे यहाँ की मानसिकता है कि बस सब कुछ मैं ही कमाऊं और अकेला ही मैं ही बटोरूं। There's too much ego in the Indian space, in the Indian industry. Everyone wants like things for themselves. Be like, okay, I want this success for me. It should not go to them. और चाहे कितने भी क्रिमिनल केसेस हो जाए, इन बड़े म्यूजिक लेबल्स ने लीगल सिस्टम में से वो लूप होल्स और ग्रे जोन्स निकाल लिए हैं जिससे वो आसानी से इन क्रिमिनल केसेस से बच जाते हैं। और ये जो 100 करोड़ की रॉयल्टी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये तो 2012 में जब अमेंडमेंट हुआ कॉपीराइट एक्ट का उसके बाद का है। उससे पहले की जो रॉयल्टी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब वो तो और भी कई हजार करोड़ के होंगे। ये 100 करोड़ सिर्फ 2012 के बाद से है जो YRF को अलग अलग आर्टिस्ट लोगों को देने हैं। तब सोच सकते हैं कि कितना सारा पैसा रॉयल्टी के नाम पर नहीं दिया जाता। तो अब बात करते हैं लूप होल्स की और जानते हैं कि वो कौन से लूप होल्स हैं जिससे ये म्यूजिक लेबल्स खुद को बचा ले जाते हैं। लूप होल नंबर 1, संतोष आनंद जैसे जितने भी वेटरन सिंगर्स, कंपोजर्स या लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने अपने काम का बहुत ज़्यादा ये मुमकिन है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा ज़माना था जब मुंह ज़बानी चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी और डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क पर कम इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो ये बहुत हद तक संभव है कि उन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस को रजिस्टर नहीं करवाया और उसकी रॉयल्टी को ट्रैक नहीं किया। मतलब इतने साल पुराने रॉयल्टीज़ को ट्रैक करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है और ये सारे लोग बहुत उम्र दराज हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा लूप होल तो यही हो जाता है कि ये लोग खुद ही अपनी रॉयल्टीज़ क्लेम नहीं कर पाएंगे। लूप होल नंबर 2,
अब मान लेते हैं कि कोई अपनी रॉयल्टी को क्लेम करना चाहता है, तो ये जितने भी म्यूज़िक लेबल्स हैं, इनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जो पार्टनर्स हैं और उनके खुद के जो यूट्यूब पर जो व्यूज़ होते हैं, उससे उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये सारे जो फिगर्स होते हैं ये खुद के पास होते हैं उनके, और ये अपने फिगर्स को ईजिली मैनिपुलेट करके दिखा सकते हैं। तो देयर आर चांसेस कि ये कभी भी राइट फिगर्स शो ही ना करें। लूपहोल नंबर 3, वन टाइम रॉयल्टी पेमेंट। इसका क्या मतलब है? यानी कि आपको जो अभी अपने काम के लिए वन टाइम पेमेंट दिया जा रहा है, इसमें आपकी फ्यूचर रॉयल्टी भी इंक्लूसिव है। यानी फ्यूचर में आप इस काम पर किसी तरीके का रॉयल्टी क्लेम नहीं कर सकते, जबकि यही म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स आपके बनाए गानों को साल दर साल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर रॉयल्टी कमाते रहेंगे। एंड लूपहोल नंबर 4, द ब्रह्मास्त्र, जिन्हें हर तरीके के लीगल केसेस से बचा ले जाता है, और वो है कि ये म्यूजिक लेबल्स ये क्लेम करते हैं कि भाई हम किसी लिरिक्स पर क्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी गाने के बोल या फिर उसके कॉम्पोजिशन को हम क्लेम नहीं करते हैं, हमारा तो भैया साउंड रिकॉर्डिंग है, ये जो ऑडियो जो है ना ये हमारा है और इस पर हमारा हक है, तो हम तो बस उसी को प्ले कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं और उसी से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो लिरिक्स तो हमारे हैं ही नहीं, एंड टेक्निकली दे आर राइट, उनका तो ऑडियो है, लेकिन ऑडियो में लिरिक्स भी तो है, म्यूजिक भी तो है, सिंगर की आवाज़ भी तो है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर ये खेल जाते हैं और खुद को बचा ले जाते हैं। तो प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होगा। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन नंबर 1, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। अब 2012 के कॉपीराइट अमेंडमेंट के बाद ये नियम बनाए गए कि उन सारे आर्टिस्ट ने जिन्होंने अपने कॉम्पोजिशंस के रॉयल्टी दे भी दी थी या फिर वन टाइम रॉयल्टी के नाम पर जो क्लॉज साइन कर भी लिया था, उन तक भी रॉयल्टी पहुंचाई जाए। अब रूल्स तो बन गए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी वॉचडॉग बॉडी नहीं है जो ये मेक श्योर कर पाए कि ये सारी रॉयल्टीज वाकई में इन आर्टिस्ट तक पहुंच भी रही है या फिर नहीं। सोल्यूशन नंबर 2, फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट यूनियंस फॉर सिंगर्स, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर्स। हमारे यहाँ पर भी हॉलीवुड की तरह एक्टर्स गिल्ड जैसी एक बॉडी बनाने की ज़रूरत है जो आर्टिस्ट की तरफ से नेगोशिएट कर पाए। जहाँ IPRS रॉयल्टी के लिए है, लेकिन ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो ये मेक श्योर कर पाए कि आर्टिस्ट लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो उनकी तरफ से नेगोशिएट करेगी और एक सेट ऑफ रूल्स जो है वो बनाएगी। एक मिनिमम पेमेंट स्ट्रक्चर निर्धारित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए जिसे यूनिफॉर्मली हर किसी को फॉलो करना कंपलसरी होना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 3, बैन ऑन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वन टाइम रॉयल्टी पेमेंट्स। वन टाइम रॉयल्टी पेमेंट और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज जिससे कि आर्टिस्ट को फ्यूचर में एक्सप्लॉयट किया जा सके या उनकी रॉयल्टी को छीनी जा सके, इस तरीके की चीज़ों पर कंप्लीट बैन लगाना होगा। न सिर्फ ऑन पेपर पर वाकई में ऑन ग्राउंड पर रियलिटी में इसको बैन करना होगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक ऐसा सेटअप बनाना होगा जिसमें ये जितने भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है या फिर ये म्यूज़िक लेबल्स हैं, इनके हर एक गाने पर कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितना ये रॉयल्टी कमा रहे हैं, उससे कितनी इनकी अर्निंग हो रही है, इन सब पर एक टैब रखना होगा और सारी रॉयल्टीज़ को बिना मैनिपुलेशन के उनके आर्टिस्ट तक पहुंचाना होगा। सोल्यूशन नंबर 4, इंडिपेंडेंट म्यूजिक इकोसिस्टम। इंडिपेंडेंट म्यूजिक को प्रमोट करना होगा। जैसे TVF द वायरल फीवर की कहानी अगर आपको पता हो तो पहले इन्होंने YouTube से ही शुरुआत किया था और वहां पर उन्होंने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि आगे चलकर आज OTT पर TVF के जो सीरीज है वो धूम मचा रहे हैं, हर कोई जानता है। आज बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन हाउस, ये सारे अपनी फिल्मों के म्यूजिक YouTube पर अपने चैनल्स पर रिलीज कर रहे हैं, ना कि किसी बड़े म्यूजिक लेबल के अंडर में। YouTube पे वो गाना छा गया जो हमने रिलीज किया। और इसी तरीके का कुछ हमारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बॉलीवुड के सिंगर्स भी लेकर आ रहे हैं अपने अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू। अब वो अपना गाना रिलीज कर रहे हैं। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपकी पूरी रॉयल्टी 100% आपकी खुद की रहती है, साथ ही साथ आप बिना किसी रोक टोक के कोलैबोरेट कर सकते हैं और बड़े सिंगर्स जैसे सोनू निगम, कनिका कपूर, कई सारे उभरते हुए जूनियर सिंगर्स को भी अपने यूट्यूब के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के थोड़ी लिमिटेशंस भी है। अगर हर कोई आर्टिस्ट ऑलराउंडर नहीं होता जो अपने गाने भी खुद ही लिखे, अपना म्यूजिक भी खुद ही दे और खुद ही उसे कंपोज करके गाए भी, तो ऐसे में उनको एक पूरी टीम साथ में लाने की ज़रूरत होती है। हर किसी के पास उस तरीके का बजट हो सकता है ना हो, और इसीलिए अभी भी हमें इस म्यूजिक माफिया के खिलाफ बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू ओपन ए यूट्यूब चैनल और उसके बाद सब्सक्राइबर बेस, एक सब्सटैंशियल बेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, सालों लग जाते हैं।
मुझसे पूछिए, आई नो इट। तो इसीलिए हमें एज एन ऑडियंस अभी भी म्यूजिक माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। या तो काम कराओ पैसा दो, या तो काम ही मत करो। एक क्रिएटिव इंसान अपनी मन की सुनता है और अपने मन के मुताबिक काम करना चाहता है। पर जो लोग पागल होते हैं आर्टिस्ट वो सिर्फ चाहता है कि और अच्छा करते हैं, चलो। वो किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहता और ना ही किसी की चाटना चाहता है। फिर उसको आर्ट से प्यार हो गया, वो फिर पैसे के लिए नहीं सोचता है। फिर जब पेमेंट जो बोला है उससे कम आता है ना, तो यू आर किलिंग एन आर्टिस्ट। कम काम हो लेकिन अच्छा काम हो। ठीक वैसे ही जैसे कि हम हफ्ते का सिर्फ एक वीडियो लेकर आते हैं, इसीलिए पैसे थोड़ा कम बनाते हैं और इसीलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को और म्यूज़िक माफिया कंटेंट को अपने दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना, ताकि सब इसके बारे में और जान पाएँ। और ये तो सारे सोल्यूशंस थे ना, ये मेरे दिमाग में जो आए। अगर आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। सो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। वेल, आवाज़ सबके पास होती है, लेकिन किसकी आवाज़ को सुनेंगे इसकी पावर होती है सिर्फ ऑडियंस के पास, और वो आप और मैं हैं। तो हमें मिलकर डिसाइड करना है कि किसे हमें सपोर्ट करना है और किसे नहीं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी या टॉपिक के साथ, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।